हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरियन चैनल। आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर जो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट मतलब क्या? यहाँ पर स्वॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 वर्ड्स में, SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और T मतलब थ्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मतलब क्या? इट इज़ एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। मतलब ऐसा इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, ऐसा मतलब इतना अच्छा उसके पास एक पावर है जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है बाकी सारे राइवल से। वीकनेस मतलब क्या? ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से ये बिजनेस में या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो है ना आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको डिसएडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से ये कहीं ना कहीं वीक रहेगा। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? बाहर का एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ से अगर हमको कोई ऐसा फेवरेबल कंडीशन आ रहा है जो हमको फेवर कर रहा है, जो हमको एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाके दे रहा है, ठीक है, तो वो होगा हमारे अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट्स ये भी एक्सटर्नल होता है। मतलब क्या? अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कोई टैक्स पॉलिसी से आ गई है जो, या फिर कुछ ऐसा कुछ बैन हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारे लिए एक थ्रेट बन जाएगा जिससे हमारा बिजनेस जो है बंद भी पड़ सकता है। ठीक है, तो स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. Major purpose of SWOT analysis is to enable the management to create a firm-specific business model that will best align, fit, or match an organizational resources and capabilities to the demand of the environment in which it operates. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्यों हमको स्वॉट चाहिए? ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस। लॉजिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल फ्रेमवर्क? प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस। मतलब क्या? एक अच्छा सा एक हमको एक बाउंड्री बना के देता है जिसके अंदर हम लोग सोच सकते हैं, एक नई नई पॉलिसीज बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर एनालाइज किया तो उसके ऊपर हम कंक्लूड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, प्रेजेंट्स अ कंपेरेटिव अकाउंट। कंपेरेटिव अकाउंट मतलब क्या? स्वॉट एनालिसिस प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। स्वॉट में जो एस और डब्ल्यू है, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो होते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो ओ एंड टी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, दे आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, दोनों को एक साथ ला के रखता है और जिसको हम लोग कंपेयर कर पाएंगे वही होता है हमारा कंपेरेटिव अकाउंट। थर्ड, इट गाइड्स द स्ट्रेटेजिस्ट इन स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन। जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, जो स्ट्रेटेजी बनाता है, ठीक है, उसको स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइड करता है, उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई किस तरह करना है वो हमको बताता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे लिए अच्छी होगी। मतलब जो हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अच्छा होगा या रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अच्छा होगा, या फिर पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको स्ट्रेटेजिस्ट को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमको गाइड करता है। SWOT analysis helps managers to craft a business model or models that will allow a company to gain a competitive advantage in its industry or industries. Faced with a constantly changing environment, each business unit needs to develop a marketing information system to track trends and developments which can be categorized as an opportunity or a threat. The company has to review its strength and weakness in the background of environment opportunities and threat. That is an organization SWOT analysis. अगर आप देखो, ए जो दिया गया वो हमको पोटेंशियल रिसोर्स मतलब स्ट्रेंथ दी गई है, जो ऐसा कैपेबिलिटी जिससे हम लोग जीत सकते हैं अपने राइवल से। बी जो है वो है वीकनेस है, सी ही अपॉर्चुनिटी एंड डी इज़ द पोटेंशियल थ्रेट्स, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट थ्रेट्स जो हमारे बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। और पोटेंशियल कंपनी अपॉर्चुनिटी ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो हमारी कंपनी को एक बूम तक लेकर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्ट्रेंथ के बारे में अंदर बताएगा, पावरफुल स्ट्रेटजी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन रहेगा, ब्रांड नेम अच्छा बनेगा, रिकॉग्नाइज मार्केट लीडर हम बन सकते हैं, एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अभी आपको पता है, ये आपने फाउंडेशन में बहुत अच्छे से किया हुआ है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब क्या? कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट पर यूनिट गिरते जाता है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ले सकते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स से। सुपीरियर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो सकता है, सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होगा, टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी बनेगी, कॉस्ट पर हम एडवांटेज ले सकते हैं, एडवर्टाइजिंग अच्छे से कर सकते हैं, प्रमोशन अच्छे से कर सकते हैं, प्रोडक्ट को इनोवेशन कर सकते हैं, सॉफिस्टिकेटेड यूज़ ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। सॉफिस्टिकेटेड मतलब क्या? एक मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है, जो हमारे टेक्नोलॉजीज को मिनिमम कंज्यूम करके हम लोग अच्छे से वहाँ पर एक ग्रो कर सकते हैं। Superior skills in supply chain management and a reputation for good customer service. नेक्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज वीकनेस एंड कंपेरेटिव डेफिशिएंसीज। मतलब ऐसे कुछ वीकनेस जिसके वजह से हमारा जो है वो बिजनेस
ग्रो होना रुक सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखना थ्रेट मतलब क्या, बिजनेस बंद हो सकता है, पर वीकनेस से बंद नहीं होगा। वीकनेस को हम लोग सुधार लिए तो फिर हम लोग वापस से अच्छे फेस पर पहुँच सकते हैं, पर थ्रेट को हम लोग सुधार नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। देखो वीकनेस से होता क्या है, नो क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन नहीं होता हमको। ऑब्सोलीट फैसिलिटीज़ मतलब क्या, पुराने वाले फैसिलिटीज़ जो अभी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ना ही वो हमारे कुछ काम आने वाले हैं, ना ही फ्यूचर जनरेशन को काम आएंगे, और ना ही जो पुराना जो मशीन्स था उसमें भी वो काम नहीं आने वाला। ऑब्सोलीट हो चुका है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। वीक बैलेंस शीट, बर्डन विथ टू मच डेट। ठीक है, हमारा जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट भी वीक बन सकता है, और जो हमारा डेट है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्डन कर सकता है। ठीक है, हायर ओवरऑल यूनिट कॉस्ट रिलेटिव टू कीप कॉम्पिटिटर्स। ओवरऑल का यूनिट कॉस्ट जो रिलेटिव है, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे यूनिट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो वैसे वैसे यूनिट्स बढ़ते बढ़ते हमारा जो कॉस्ट बढ़ सकता है। सब पर प्रॉफिटेबिलिटी, इस सब पर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इतना कम हो जाता है, इतना लीस्ट हो जाता है, कॉस्ट पे हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी वो पूरा डिक्लाइन हो सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पर कंट्रोल्स में नहीं आते हैं। प्लेग्ड विद इंटरनल ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स, जो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स है हमारे बिजनेस के, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के, इसको प्लेग किस तरह का देना है वो बोल रहा है। बिहाइंड फॉलिंग बिहाइंड राइवल्स इन पुटिंग ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजीज इन प्लेस। ए प्रोडक्ट लाइन दैट इज़ टू नैरो इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ राइवल्स। प्रोडक्ट लाइन बहुत ही नैरो हो जाता है। जो हमने प्रोडक्ट लाइन का अभी देखा था वही वाला, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला। वीक ब्रांड इमेज और रेपुटेशन, वीकर डीलर नेटवर्क, super e-commerce systems and capabilities relative to rivals, short on financial resources, lots of underutilized plant capacity, behind on product quality and or research and development and or technologies know-how, not able to attract new customers as rapidly as rivals. Okay. थर्ड, पोटेंशियल कंपनी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी वजह से कंपनी जो है बूम पर पहुंच सकती है। एडिशनल कस्टमर ग्रुप्स हमको आ सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन जो ब्रॉडर हो सकता है। मतलब लगभग पूरा क्या बोलते हैं, उल्टा लिख दे रहा है पॉइंट वीकनेस का, एक बार देख लो फिर भी। कंपनी का एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है अपस्किल हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है, इंटरनेट ई कॉमर्स जो है ड्रास्टिकली चेंज हो सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता क्या है ये हम लोग आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी आपको बताया नहीं है। ठीक है, ये मैं पूरा आपको डिटेल में थर्ड चैप्टर में पढ़ा दूंगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। Following trade barriers in attractive foreign markets, opening to take market share away from rivals, ability to grow rapidly because of sharply rising demand in one or more market segments, acquisition of rival firms or companies with attractive technology expertise, alliances or joint ventures that expand the firm's market coverage or boost its competitive capability, openings to exploit emerging new technologies, market openings to extend the company's brand name or reputation to new geographic areas, potential external threats to company's well-being, likely entry of potent new competitors, loss of sales to substitute products, mounting competition from new internet startup companies pursuing e-commerce strategies, increasing intensity of competition among industrial rivals, slowdowns in market growth, adverse shift, costly new regulatory requirement, shift in buyer needs and taste away from the industry's product, एडवर्स डेमोग्राफिक चेंजेस हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी हो सकती है, इंडस्ट्री के ड्राइविंग फोर्सेस जो है ख़राब हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी थ्रेट्स थी। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोस मैट्रिक्स। पहले था स्वॉट, अब ये टोस पूरा उल्टा कर दिया। थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब ये मैट्रिक्स बोलता है अ स्टेप अहेड ऑफ स्वॉट। स्वॉट से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाए तो हमारा आता है टोस। अब स्वॉट में कैसे हम लोग इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यहाँ पर अभी दो के कॉम्बिनेशन रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊँ तो देखो, SO ST WOWT। SO मतलब क्या, स्ट्रेंथ भी और ऊपर से अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है तो अच्छा है। स्ट्रेंथ है पर साथ में थ्रेट आ रहा है तो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है। फिर वीकनेस और अपॉर्चुनिटी आ रहा है, वापस से थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा है। और वीकनेस के साथ साथ थ्रेट भी आ गया, अभी तो पूरा बुरा है। ठीक है, तो इस तरह कॉम्बिनेशन आएगा। देखो कॉम्बिनेशन में करना क्या है। Through SWOT analysis, organizations identify their strength, weakness, opportunities, and threats. While conducting the SWOT analysis, managers are often not able to come to terms with the strategic choice that the outcomes demand.
हेन्स वेहरिच डेवलप्ड मैट्रिक्स कॉल्ड टोज मैट्रिक्स, ये नाम याद रख लेना, हेन्स वेहरिच, इन्होंने डेवलप किया है इस मैट्रिक्स को, टोज मैट्रिक्स को, बाय मैचिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उनको मैचअप किया है और कुछ नहीं, खाली दो का कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। द टोज मैट्रिक्स है टूल फॉर जनरेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस को जनरेट बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए हमको टोज मैट्रिक्स टूल की ज़रूरत पड़ती है। Through Tro's matrix, four distinctive alternative kinds of strategic choices can be identified. SO maxi मतलब क्या, स्ट्रेंथ विथ अपॉर्चुनिटीज इज एन एग्रेसिव स्ट्रेटजी। इसमें बिजनेस चाहे तो पूरा बूम क्या उससे भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है, आसमान की चोटी तक पहुंच सकता है। एसओ इज एन position that any firm or any business would like to achieve. The strengths can be used to capitalize or firm upon existing or emerging opportunities. Such firms can take lead from their strengths. लीडर बन सकता है पूरे मार्केट का। यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू बिल्ड अप द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ST मतलब क्या, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, मतलब स्ट्रेंथ तो है पर साथ में थोड़ा सा भी थ्रेट भी आ रहा है, तो मैक्सी एंड मिनी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, मिनिमम थ्रेट, ठीक है। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब क्या, कंजर्वेटिव आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वहाँ पर कैसे एक्सपेंसेस अगर आ रहा है तो फटाक से रिकॉर्ड कर लो, और अगर इनकम अगर आ रहा है तो फिर होने के बाद रिकॉर्ड करो। मतलब क्या, नुकसान को पहले देखो बाद में फ़ायदे को देखो, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। एस टी इज अ पोजिशन इन विच अ फर्म स्ट्राइव्स टू मिनिमाइज एक्जिस्टिंग और इमर्जिंग थ्रेट्स थ्रू इट्स स्ट्रेंथ्स। थ्रेट्स को कम करने की सोचो, और स्ट्रेंथ अगर आ रहा है तो फिर आने दो, ठीक है, आने के बाद देखेंगे इस तरह। WO मतलब वीकनेस विद अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस मतलब हमारे बिजनेस को कम कर सकता है, अपॉर्चुनिटी अगर होगा तो हमारे बिजनेस को बढ़ा सकता है, इसके लिए मिनी एंड मैक्सी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, इसका नाम है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। यहाँ पर देखो वीकनेस और अपॉर्चुनिटी हमारे कॉम्पिटिटिव जो है बढ़ सकते हैं, और वीकनेस को हमने सुधार लिया तो और कॉम्पिटिटर्स बढ़ के हम लोग उनसे जीत भी सकते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा है। द फर्म नीड्स टू ओवरकम इंटरनल वीकनेस, ओवरकम करना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो हार जाएगा। एंड मेक अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज टू मैक्सिमम। WT मीन्स वीकनेस विद थ्रेट्स, ये किसी बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बिजनेस है, ऐसा कोई एंटरप्राइज है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें WT का इंक्लूशन है, तो फिर वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों हमारे बिजनेस को मिनी कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, मतलब बिजनेस को ग्रो होना कम कर देते हैं। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी, डिफेंसिव इतना लड़ना पड़ेगा कि हमारी जान बचा सकती है। WT is a position that any firm will try to avoid. A firm facing external threats and internal weakness may have to struggle for its survival. WT strategy is a strategy that is pursued to minimize or overcome weakness and as far as possible cope with existing or emerging threats. Okay. अगर जो मैंने आपको बोला SO WO ST WT, अगर उसको किसी और को वैसा नहीं समझा है तो ऐसे भी देख सकता है, देख लो। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हॉरिजॉन्टली दिया गया है, अपॉर्चुनिटी तो वर्टिकल, थ्रेट्स जो है वर्टिकली दिया गया है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी इस तरह देखना, एक मिनट में आपको इधर बना के दिखा देता हूँ। स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, नहीं तो ये वेट गाइस एक मिनट, हाँ अभी ठीक है, ये स्ट्रेंथ और ये अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट वाला डब्बा, SO यूज स्ट्रेंथ टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। फिर नेक्स्ट वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये कौन सा था, बताओ कौन सा था, वीकनेस विद अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस थे पर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ये हो जाएगा कॉम्पिटिटिव। ये था एग्रेसिव। अभी थ्रेट से और साथ में स्ट्रेंथ है, मतलब क्या, ST स्ट्रेंथ तो है पर थ्रेट भी अभी आ रहा है, तो ये हो जाएगा कंजर्वेटिव। और WT मतलब क्या, जहाँ पर इतना नुकसान हो सकता है कि वो बिजनेस कभी जी भी ना पाए, तो इसको बोलते हैं डिफेंसिव। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स गो अहेड बाय यूजिंग टोज मैट्रिक्स। और बोलता है कि टोज मैट्रिक्स में बना तो दिया है, ये जो हेनरीज विच थे ना, इधर थे हेंस वेहरिच, ठीक है, हेंस वेहरिच, इन्होंने डेवलप तो कर दिया, पर उस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या, क्यों बनाया। स्ट्रेटेजिस्ट कैन लुक इंटेलिजेंटली एट how he can take best advantage of the opportunities open to him. At the same time, then he can minimize the impact of weakness and protect himself against threats. Used after detailed analysis of threats, opportunities, strengths and weaknesses. It helps the strategist to consider how to use the external environment to his strategic advantage, and so he can identify some of the strategic options available to him. Okay.
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। अभी बस खाली सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक बहुत ही छोटा ईजी है, मतलब ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत आपको आसान जा सकता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, अब देखो इसको इस तरह मत देखना कि डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी मतलब कुछ अलग नया होगा। आपने जब मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ते थे आप, वहाँ पर कैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम है। कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल, बिजनेस लेवल मतलब मिडिल लेवल एंड फिर फंक्शनल लेवल मीन्स लोअर लेवल। अब इसमें एक नया है ग्लोबल स्ट्रेटेजी, वो बता देता हूँ, ठीक है। पहले इनको देखो, मैनेजमेंट आ ही गया, वो वाला चैप्टर का नाम भी आ गया था। मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज दैट कंसोलिडेट इनटू वन मेजर कंपनी वाइड स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द ओवरऑल मिशन एंड विजन। अब मिशन विजन क्या होता है आपको ये थर्ड चैप्टर में समझाया जाएगा। स्टेटमेंट, सम ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजीज आर डिस्कस्ड बिलो। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मतलब क्या, जो मैंने बोला टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देखो ये क्या करते हैं, विच आंसर्स द प्राइमरी क्वेश्चंस what business or business should we be in the maximize the long run profitability of the organization, and how should we enter and increase our presence in these businesses to gain a competitive advantage. Second term is business level strategy, which encompasses the business overall competitive theme, the weight position itself in the marketplace to gain a competitive advantage, and the different positioning strategies that can be used in different industrial settings. For example, cost leadership, differentiation, focusing on a particular niche or segment of the industry, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह हमारा था बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। देख लो कॉर्पोरेट लेवल जो हमारे मिशन को देखेगा कि हमको लॉन्ग रन में करना क्या है। बिजनेस लेवल जो हमारे ओवरऑल कॉम्पिटिटिव थीम को दिखेगा कि किस तरह का मार्केट है और उस मार्केट को हम किस तरह जितना, एग्जांपल के तौर पर दिया है कॉस्ट लीडरशिप, मतलब कॉस्ट के तौर पर हम लोग किस तरह बाकी कंपनी से ज़्यादा लीडर बन सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या, प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंसिएशन लेकर आओ, अगर प्रोडक्ट में ला सकते हैं तो मार्केट में डिफ्रेंसिएशन लेकर आ जाओ। फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर niche और सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ओके, नाउ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड एट इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस डेली वर्क। ये कौन करता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, मतलब क्या, लोअर लेवल मैनेजर्स, ठीक है। जो हमारे आ गए एम्प्लॉयज़ हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए, फाइनेंस मैनेजर्स आ गए, जो भी मैनेजर्स अगर होते हैं ना वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जो काम करते हैं डेली वर्क उनको आना ही पड़ता है, जॉब की तरह करते हैं लोग विद द कंपनी, सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, मटेरियल्स मैनेजमेंट। देखो जैसे मैं बोला फाइनेंस मैनेजर यहाँ पर आ भी गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस, ऑल आर फाइनेंशियल लेवल स्ट्रैटेजी। And the last one is this, it is the new one which we have not studied yet, ग्लोबल स्ट्रेटजी, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रेटजी मतलब क्या, ये सारी स्ट्रेटजीज एक बिजनेस के अंदर रहती है। अब ग्लोबल स्ट्रेटजी मतलब क्या, सारे बिजनेस, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है, ग्लोब, ठीक है, जो हमारा ग्लोब होता है, वर्ल्ड से गोल होता है ना, तो ग्लोब, ठीक है, एड्रेसिंग हाउ टू एक्सपांड ऑपरेशंस आउटसाइड द होम कंट्री टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन अ वर्ल्ड वेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज डिटरमाइंड एट अ ग्लोबल लेवल। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमने ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे 3 होते थे, LPG मतलब क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वही ग्लोबलाइजेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इट मीन्स इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटीग्रेशन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, मतलब एकदम इंक्लूड हो जाना, कंबाइन हो जाना, उनके साथ मर्ज हो जाना, किनके साथ, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, पूरा दुनिया एक मार्केट में आके समा जाएगा। In simple economic terms, globalization refers to the process of integration of the world into one huge market. Such unification calls for a removal of all trade barriers among countries. Even political and geographical barriers become irrelevant. हो सकता है कि पॉलिटिकल बैरियर्स और जोग्राफिकल बैरियर्स सब इररेलेवेंट भी हो जाए। ओके, एट कंपनी लेवल globalization means two things. The company commits itself heavily with several manufacturing locations around the world and offers products in several diversified industries, and the company's ability to compete in domestic market with foreign competitors. Okay, a company which has gone global is called a multinational, MNC, or a transnational, TNC. MNC and TNC. A multinational company is therefore one that by operating in more than one country gains research and development. ओके, द ग्लोबल कंपनी व्यूज़ द वर्ल्ड एज वन मार्केट। ग्लोबल कंपनी मतलब क्या, एक पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एक ही मार्केट है, जहाँ पर सारे बायर्स आएंगे और सारे सेलर्स आएंगे और एक जगह पर आकर वो लोग सारा बाइंग एंड सेलिंग जो ट्रेड है वो लोग करते हैं,
ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोर्सेज, रिस्क कैपिटल एंड मार्केट्स वेयर एवर इट कैन डू द जॉब बेस्ट। अब ग्लोबल कंपनी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैसा होता है वो? इट इज़ अ कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूनिट्स, ठीक है। तो अभी 2 और मोर में, और मोर में कितने भी आ सकते हैं, कितने भी कंट्रीज आ सकते हैं, ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट, जैसे कि मैंने कहा, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लोब, जो कि हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो दुनिया है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो लोग रहते हैं, पर वो आके लिंक होंगे, वो लोग आके कॉन्ग्लोमेरेट होंगे, कॉम्बाइन होंगे, मर्ज होंगे, एक साथ मिलेंगे, कम टुगेदर एंड डू द बिजनेस, ऑल लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेड नेम्स एंड कंट्रोल सिस्टम। मल्टीपल यूनिट्स वो लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मनी हो गया, मनी पर लगा सकते हैं, क्रेडिट पर आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन पर आ सकते हैं, पेटेंट्स पर आ सकते हैं, ट्रेड नेम आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी नवंबर 20 में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट करके मैं टिक कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनी का होता है और ट्रांसनेशनल कंपनी का होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ओन अ होम कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। अपनी कंपनी को, मतलब होम कंपनी को भी ओन करती है और सब्सिडरीज को भी ओन करती है। पर ट्रांसनेशनल कंपनी ऐसा नहीं होता, वो उसकी खुद की कंपनी जो हेड ऑफिस है वो ठीक है, पर उसके जो सब्सिडरीज होते हैं उसको ओन नहीं करता है, बस खाली वहाँ पर जाके इसका पावर रखता है और कुछ नहीं। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज मतलब क्या? मैनेजमेंट सिस्टम एक ही रहेगा, वहाँ पर जो ऑर्डर्स होंगे वो ऑर्डर्स सारे ब्रांचेस को भी लगेगा। पर ट्रांसनेशनल में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो ऑर्डर्स लिए जाएंगे वो सिर्फ उसके होम कंपनी में रहेगा, मतलब उसके हेड ऑफिस में रहेगा, और बाकी उसके ब्रांचेस पर उसका कुछ भी असर नहीं होने वाला। मल्टीनेशनल कंपनीज विल फेस अ बैरियर इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू इट्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। हो सकता है मल्टीनेशनल में कभी कभी वो लोग बैरियर भी फेस करें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एक ही सेंट्रल मैनेजमेंट है, ठीक है। अब वो उस सेंट्रल मैनेजमेंट में अगर कोई नहीं मानता है, तो फिर यहाँ पर बैरियर्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती है। पर ट्रांसलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन दे रहेंगे वो अलग अलग दे रहेंगे और सबको उससे भावुक रहेगा, ठीक है। ओके, अब पढ़ते ही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको टिक करा है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता क्या है कि वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। कंपनीज को ग्लोबली क्यों मार्केट में जाना चाहिए, ठीक है। वो लोग ऐसा अगर शॉर्ट मार्केट में, मतलब हमारे खाली इंडियन मार्केट में या फिर सिर्फ कंट्री बेस्ड मार्केट में अगर रहे तो क्यों नहीं रह सकते, मतलब रह सकते वैसे तो, पर क्यों नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्यों ग्लोबल जाना चाहिए करके पूछ रहा है। देयर आर सेवरल रीजंस। फर्स्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ नीडेड टू ग्रो के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मिलेंगे, उनके साथ बिजनेस करेंगे तो हमारा भी ग्रोथ होगा। ओके, इट इज़ बेसिक नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटेंड देयर बिजनेस एंड ग्लोबलाइज, एक्सटेंड कर सकते करके बता रहा है। देयर इज़ अ रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम। अब देखो टाइम का बहुत रैपिड श्रिंकिंग है, टाइम पूरा रेत की तरह निकल जाता है, राइट। एंड डिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब thanks to faster communication, speeder transportation, growing financial flows, and rapid technological changes. It is being realized that the domestic markets are no longer adequate. डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वो लॉन्गर एडिक्वेट नहीं है एंड रिच नहीं है। जापानीज हैव फ्लडेड द यूएस मार्केट विद ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज द होम मार्केट वॉज नॉट लार्ज इनफ टू एब्जॉर्ब वॉट एवर वॉज प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हुआ है। देयर कैन बी वेराइड अदर रीजन सच एस नीड फॉर रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लो, हुंडई। हुंडई का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, क्या बोलता है? हुंडई गॉट कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, मतलब क्या ऐसे इंजीनियर्स मिले जो हमारे बिजनेस को compete कर सकते हैं, मतलब हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बाकी सारे राइवल्स के। राइवल्स मतलब क्या? हमारे कॉम्पिटिटर्स। इंडस्ट्री फ्रेंडली, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विच अलाउड देम टू सेट अप अ यूनिट इन इंडिया विच सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स फॉर ऑल Hyundai cars across the world, right? सेकेंड, मतलब नेक्स्ट, कंपनी ऑफन सेटअप ओवरसीज प्लांट। ओवरसीज प्लांट को भी यहाँ पर सेटअप कर सकती है टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब क्या बोलता है? अभी वहाँ मतलब समझो यूएस में हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ पर हम लोग इंडिया में बेचना चाहते हैं। अगर यूएस में बनाया उस प्रोडक्ट को, फिर बना के वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर इंडिया में लेकर आया, फिर यहाँ पर बेचने का खर्चा, तो इतना सारा खर्चा नहीं करना चाहिए, राइट, फालतू का जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग को टाइप रहेगा ग्लोबल, अगर मार्केट में हम लोग मिलते जुलते रहेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग वहाँ से प्रोडक्शन करके यहाँ पर लेकर आने से बजाय इधर ही हम लोग प्रोडक्शन करके इधर का इधर ही बेचे तो कितना अच्छा रहेगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, ऊपर से इनकम यहाँ पर अच्छा आएगा, यहाँ पर एक सेटअप हो जाएगा,
ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल देख लो यहाँ पर क्या बोलता है, मेकिंग अ कार इन कोरिया एंड एक्सपोर्टिंग इट इन यूरोप। जैसे कि मैंने इधर यूएस और इंडिया बोला, वैसे यहाँ पर कोरिया और यूरोप है। एंड अमेरिका इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, राइट। देयरफॉर इंडिया इज एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर Hyundai प्रूव्ड टू बी बेटर प्लेस, ठीक है। तो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब करके बोलता है, मतलब यहाँ पर कॉस्ट बहुत ही कम है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम लगता है, तो यहाँ पर करना चाहिए करके बोलता है। When exporting organizations find foreign markets to open up or grow big, they may naturally look at overseas manufacturing plants and sales branches to generate higher sales and better cash flows. Okay. Hyundai का ही वापस एग्जांपल दें, Hyundai cars made by Korea sold in India were highly demanded and Hyundai decided to set up a plant here. Right. जैसे कि मैंने यूएस और इंडिया का बताया था, वैसे ये यहाँ पर कोरिया और इंडिया का। द राइज ऑफ सर्विसेज टू constitute the largest single sector in the world economy. The regional economic integration which has involved both the world's largest economies as well as certain developing economics. The apparent and real collapse of international trade barriers redefines the roles of state and industry. The trend is towards increased privatization of manufacturing and services sector. Less government interference in business decisions and more independence on the। और इससे क्या हो सकता है, जो हमारा ट्रेड से ट्रेड टैरिफ्स हो गया, कस्टमर बैरियर्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इंक्रीज़ हो सकती है और यहाँ पर हमको बैरियर्स जो है कम लग सकता है करके बता रहा है, ठीक है। इंक्रीज फ्लो ऑफ बिजनेस। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक ग्रुप, ठीक है। जैसे कि हमने हिस्ट्री में जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे तब हमने पढ़ा था अलायंस क्या होता है, राइट। ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, अलायंस बना हुआ था, राइट। रशिया का, जर्मनी का और फ्रेंच का, ठीक है। ये हमने बना था, वैसे हिस्ट्री में पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में, ठीक है। वैसे ही है ये भी। ग्लोबलाइजेशन एज मेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस टू ward off economic and strategic economical threats and leverage their respective comparative and competitive advantages. आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज कराया वो बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई डाउट भी आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। जो भी मुझे देख रहा है प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी देख सके इसे और वो लोग को भी फ़ायदा हो सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि क्या है मेरे ऐसे लेटेस्ट वीडियो जो भी रहेंगे आप तक जल्द से जल्द पहुँचेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।